डिजिटल न्यूज। मैं हूं मलयनाथ मंडन। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा नीति भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 पर और खासकर उसमें आए प्रावधान प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने के मुद्दे पर, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता पर विशेषज्ञ और विद्वान अपनी अपनी राय रखते आए हैं। बच्चे किस किस प्रकार चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, यह मंथन का विषय रहा है। उसमें उसकी मातृभाषा का मार्ग सबसे सुगम माना जाता है, जिस पर भारत सरकार ने भी अमल किया है। ये सुखद है, स्वागतीय है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। इससे पहले वर्ष 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। लगभग 34 वर्ष बाद मोदी सरकार के कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। यह नीति इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अब बात करते हैं इस नई शिक्षा नीति के उस महत्वपूर्ण प्रावधान पर, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने की बातें कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की एक अति प्राचीन समृद्धशाली भाषा है मैथिली, जिस भाषा की गई कई बोलियां भी हैं। बिहार के सर्वाधिक बोली जाने वाली मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में भी स्थान मिला हुआ है। बावजूद इसके मैथिली भाषा की उपेक्षा विभिन्न स्तरों पर किस तरह की गई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि राज्य में दूसरी राजभाषा का भी दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में भी मैथिली को स्थान नहीं मिला है अभी तक। माध्यमिक शिक्षा में मैथिली पढ़ने की अनिवार्यता भी समाप्त है। जिस भाषा को पढ़ के लोग बीपीएससी और यूपीएससी सरीखे प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं, उसकी दशा बिहार की सरकारों ने प्रारंभिक से माध्यमिक तक खराब कर रखी है। परिणामतः लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि किसी भी देश राज्य का विकास वहाँ की भाषा, साहित्य और संस्कृति की समृद्धि पर ही निर्भर करती है। भाषा से शिक्षा और शिक्षा से समाज का भला होता है। बिहार में मिथिला का विकास कहीं न कहीं भाषा और साहित्य का विकास नहीं होने के कारण भी अवरुद्ध है। मिथिला क्षेत्र का विकास और मैथिली भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल कराने की मांग करने वाले लोग, संस्थाएं आज केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति को लेकर खासे उत्साहित हैं। समझने वाली बात है कि इसमें समय सीमा का निर्धारण भी नहीं है। 10-15 सालों में इस नीति को सुविधानुसार लागू करना है। यह नीति करीब 400 पेज का है। उसको अभी ठीक तरीके से पढ़ा जाना और निजगुत तरीके से समझा जाना अभी बाकी है। कुछ समय बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगा। इसके चलते बिहार की सरकार, जो पहले से ही मैथिली को उपेक्षा की दृष्टि से देखती आ रही है, जाहिर सी बात है कि मिथिला के लोग अब भी सशंकित हैं। साहित्यांगन झंझारपुर ने इस पर व्यापक आंदोलन खड़ा किया था, गहन जनसंपर्क अभियान चलाया था, चाह पर चर्चाएं आयोजित हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा में मैथिली को शामिल कराने के लिए साहित्यांगन झंझारपुर के नेतृत्व में कई संस्थाएं एक मंच पर आए, जिससे व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ। पाठशाला में मैथिली अभियान के तहत जिला और कमिश्नरी मुख्यालय में विशाल धरना दिया गया। विभिन्न ब्लॉक व अनुमंडल में महाधरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आयोजक सफल भी रहे। हालांकि इस नई नीति ने जहां बिहार सरकार को फिर से मौका दे दिया है, वह इसे लागू करने में देर कर सकता है। वही सरकार की मंशा जो अब तक देखी गई है, उसमें और इस मुद्दे को लेकर के और योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष तेज करने की स्थिति बनती दिख रही है। आगे विधानसभा चुनाव भी है, संघर्ष तेज हुआ और इस मुद्दे को लेकर वोट पर असर पड़ता दिखा तो शायद जल्दी बात कुछ भी बन जाए। इस मुद्दे को लेकर हमने साहित्यांगन के आंदोलन से जुड़े अभियानियों, साहित्यकारों एवं अनुभवियों से बात कर राय जानने का प्रयास किया, जिनमें झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय पर आयोजित महाधरना में अध्यक्षता करने वाले समाजवादी चिंतक राजदेव रमन मंडल जी हैं। फिर सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था पुनर्नवा के मुख्य ट्रस्टी प्रदीप कुमार झा जी से राय लेंगे। उसके बाद शिक्षिका सह मैथिली आंदोलनी बबीता चौधरी जी से अपना अनुभव बताएंगी। भाषाविद व मैथिली साहित्यकार प्रोफेसर ईशनाथ झा इस नीति पर अपनी राय देंगे। नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल, जो मैथिली आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अंत में गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर काम कर चुके पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश कुमार मिश्रा से उनका अनुभव लेंगे। हमारे बीच
झंझारपुर महाधरना अनुमंडल कार्यालय पर जो महाधरना का आयोजन किया गया था साहित्यागम के द्वारा, उसकी अध्यक्षता करने वाले समाजवादी चिंतक राजदेव रमन मंडल जी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उनका जो धरना था वो मैथिली के माध्यम से पढ़ाई हो, प्राथमिक शिक्षा से पढ़ाई हो, इसी मुद्दे को लेकर के धरना था। तो क्या सीधे इसका प्रभाव केंद्र सरकार पर दिखता पड़ रहा है आपको? हाँ, मैं तो बुधवार को जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो मैं एक तरह से अभिभूत भी हूँ और मैं केंद्र सरकार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है जो निकट भविष्य में एक प्रकाश का किरण फूटा है हम आंदोलनियों के लिए, हम मैथिली पर काम करने वाले लोगों के लिए। और इस तरह हमारी आशा बलवती हुई है। संघर्षशील तो हम लोग हैं ही, आंदोलन तो हम लोग करते ही रहे हैं, लेकिन मातृभाषा मैथिली के लिए पिछले सब आंदोलन को यदि एक तरफ रख दिया जाए तो हम अपने चित्त मन बुद्धि से हम तमाम लोग, क्योंकि यह मातृभूमि और मातृभाषा का जहाँ सवाल हो वहाँ हम निष्ठा से काम कर पाते हैं और करते रहेंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने बहुत पहले दिया। साहित्यागम जो पूर्ण रूप से एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है, जो मिथिलांचल ही नहीं समीप के नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बुद्धिजीवियों से संपर्क कर हमारी जो व्यवस्था है और हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम लोग विभिन्न मुद्दे पर काम करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहे। अभी ज्वलंत मुद्दा जो विगत 30 साल पहले से लड़ाई चलती रही है किसी न किसी रूप में विभिन्न संगठनों के माध्यम से, और मैथिली की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में हो, इसके लिए तो हम लोग संकल्पित हैं। इसके लिए हम सरकार को बाध्य करना जानते भी हैं और कई मुद्दे पर बात करते भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, जिसके चलते जिसके बहाने सरकार पर एक दबाव पड़ेगा बिहार सरकार पर, और वो चूंकि अनदेखी करती रही है मैथिली को, मैथिली मातृभाषा को, एक संपन्न भाषा है, समृद्ध भाषा है मैथिली, आखिर दबाव पड़ेगा इससे? बिल्कुल दबाव पड़ेगा। और मैं इस वर्तमान बिहार सरकार को मैथिली का घोर विरोधी नहीं मानता है। मिथिला में कई काम उन्होंने किया है और इनके सरकार में आने के बाद हम मिथिलावासियों को एक नई आशा जगी थी कि ये करेंगे। न जाने इसके पास क्या मजबूरी है, वो तो वो जानेंगे। मजबूरी होती रहती है, आती रहती है, लेकिन अब एकदम सर्वाधिक उत्तम समय है और केंद्र सरकार के नियम के अनुरूप ही यदि इनकी मंशा साफ है तो ये जितना जल्दी हो सके इस कानून को बिहार में मिथिलांचल संपूर्ण में इनका इम्प्लीमेंट करें और साधुवाद और धन्यवाद प्राप्त करें। आगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी को और यहाँ के मिथिलांचल के प्रतिनिधियों को भी अपने आकामों से जाकर इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है और उन लोगों का यह मुद्दा है जिनके बल पर आपका इस सरकार कभी बनी थी। आप में लोगों का आशा, एक विश्वास था, एक धारणा बनी थी। जब आप स्वयं शिक्षित हैं, विद्वान हैं, आप कई मंच पर मिथिलांचल की बात करते हैं, मखाना की बात करते हैं, पान की बात करते हैं, यहाँ के स्वागत और संस्कार की बात करते हैं, मैथिली बोलने का प्रयास भी करते रहे हैं। कितना मीठा शब्द है और यह बोली आप जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे आपसे, जो ये बहुत बड़ी बात होगी मिथिलांचल के आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए, यहाँ के संस्कार को अक्षुण्ण बनाए रखने में
सक्षम है। और अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। पहले मैथिली भाषा कुछ लोगों के चौखट पर खड़ी थी, अब ये सरबारा झोपड़ी से लेकर राजमहल तक विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के लोग मैथिली को प्राथमिक विद्यालयों में लागू कराने के लिए संघर्षरत हैं, संकल्पित हैं और आगामी भविष्य में रणनीति तय करके बैठे हुए हैं। हम कुछ दिन सरकार का आशा देखेंगे। हमें विश्वास है कि उनको लगा मनसा से पूरी निष्ठा से हमारे मन में जो शंका का बीज बुलबुला रहा है उसको विराम दे और लागू करें, अन्यथा आगामी चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग वही करने जा रहे हैं जो हम लोगों का काम करेंगे, जो हमारी बात को, हमारे अंतरात्मा के इस मांग को स्वीकार करेंगे तो हम लोग पूरी निष्ठा से उनको समर्थन देंगे, चाहे वो जो। तो मैथिली इस अगले चुनाव में मुद्दा बनेगा? निश्चित रूप से यहाँ जो सारी मुद्दाएं पहले की है तो है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ऊपर ज्वलंत मुद्दा होगा मैथिली भाषा। तो हम इस बात को कैसे समझें कि अभी तक 15 साल से वो सत्ता में है और लगातार इग्नोर करते रहे हैं मैथिली को, तो ये जो नई नीति है उस नीति के बनस्पत वो कहाँ तक खरा उतरेंगे इमीडिएट करने में, जल्दीबाजी करने में, ताकि वो दाग का वो धब्बा जो है वो भी समाप्त हो जल्दी? देखिए, इनको करना चाहिए क्योंकि एक अवसर इनको मिला है। अवसर सदा नहीं मिलता किसी को। लोग सशंकित हैं और लोग सशंकित हैं, लोग सशंकित भी हैं। इनको मुद्दा मिल गया है और इनको चाहिए ये अभी पावर हाथों हाथ इनको लें और ये काम करें। कई यशस्वी काम ये करते हैं मिथिलांचल के लोग अभी भी इनके तरफ, खास के बिहार सरकार के तरफ, नीतीश कुमार जी के तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं। लोगों को लगता है जो ये विद्वान है। मिथिला और मैथिली के मामले में ये सदा से बदनाम रहे जो और वजह में क्यों हो सारे जगह तो और जगह से कई जगह इनको रस मिला, लेकिन मिथिला और मैथिली के मामले में आके थोड़ा सा लोगों को शंका इन पर रही है। और ऐसा अवसर इन्होंने अब जानबूझ के दिए या संयोग से दिए, ये तो ये जाने। समाजवादी चिंतक हैं रमन जी, इनका भरोसा है और नीतीश कुमार जी से इनका संपर्क भी है, इनका भरोसा है कि ये अविलंब मैथिली को उसका अधिकार दे देंगे और प्राथमिक शिक्षा में इसका उसको स्थान मिलेगा। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की जब बात करेंगे तो इस क्षेत्र में पुनर्नवा एक स्थापित संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करती आ रही है लगातार। तो पुनर्नवा के मुख्य ट्रस्टी हैं हमारे प्रदीप कुमार जी, जिनसे हमको जानना है कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, खास करके मिथिला और मैथिली के परिप्रेक्ष्य। नमस्कार, मुझे इसमें अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैथिली को लेकर भाषा आंदोलन काफ़ी तेज रहा है इन कुछ सालों में, विगत कुछ सालों में, और ये एक अच्छा अवसर है कि इसके लिए हम राज्य सरकार को भी विवश करें, बातें करें कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के लिए मैथिली को भी स्थान दिया जा सके। अब ये कैसे दिया जा सकता है, तो दो तीन चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, किताबें उपलब्ध हों, पुस्तकें उपलब्ध हों। दूसरा है शिक्षकों की बहाली, शिक्षकों की बहाली हो मातृभाषा के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बहुत कुछ रहा है प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के लिए, लेकिन एक निर्देश हो, ये तभी संभव है जब शिक्षकों की बहाली संभव हो पाएगी। उसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जैसे बायजूस है, वहाँ पे भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, मैथिली भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध हो। विज्ञान विषय, गणित विषय, ऐसी जो पुस्तकें हैं वो मैथिली में लिखी जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि इन विषयों पे जो पुस्तकें हैं वो अनुवाद के रूप में हैं, उनमें मौलिकता का अंश कम रहता है, तो जिससे भाषा कठिन हो जाती है, दुरूह हो जाती है। तो इसमें मौलिकता का अंश हो, ये तभी संभव है जब उस विषय के विद्वान जो हैं वो उसमें पुस्तकें लिखें।
इसके अलावा शिक्षकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दीक्षा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैथिली में रखा जाना चाहिए, कंटेंट रखा जाना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, शिक्षक भी सीख सकते हैं कि वहाँ से क्या हम कंटेंट ले सकते हैं जो हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो ये मैथिली में भी होना चाहिए। एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ज़रूरत है कि भाषा आंदोलन और तीव्रतर किया जाना चाहिए। इसमें कई तरह के संगठन काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका और बेहतर हो जा रही है कि जब ये विकल्प दिया जा रहा है तो मैथिली के लिए और भी बुलंद आवाज़ करनी पड़ेगी। त्रिभाषा का विकल्प है, त्रिभाषा का के लिए आग्रह है कि 3 भाषाओं में पढ़ाई जाए। मैथिली भाषा की समस्या ये है कि एक विकल्प हिंदी ले लेता है, तो उनके लिए ये एक हिंदी के साथ समझिए कि कंपटीशन की तरह प्रतियोगिता है, मैथिली के लिए प्रतियोगिता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हम लोग हिंदी मानते हैं, लेकिन मैथिली क्षेत्र में, खास करके मिथिला क्षेत्र में, मैथिली को भी वो जगह दर्जा मिले। मैथिली भाषा आंदोलन जिस तरीके से जमीन पर उतर चुका था, क्या इस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं केंद्र का जो ये निर्णय आया है, नियम आया है, वो उसका प्रभाव आपको मिल रहा है इस पर, या फिर सरकार कुछ अपने तरीके से कर रही है? इस प्रभाव को दिखाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे आवेदन प्रतिवेदन है, एक सामान्य कृषक जो है, यहाँ का कृषक है, वो उसका एक वो परफॉर्मा पालन करे। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो अपनी बात सरल सीधे शब्दों में मैथिली में रख सकता है। उसको सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो कह सके कि हाँ मुझे बीज चाहिए, हमारा बीज चाहिए, ये बोल सके। इसके लिए उसे भाषा के दायरे में बांधना अच्छा नहीं है। आवेदन हो, प्रतिवेदन हो या कोई भी कागजी कार्रवाई हो, उसमें ये विकल्प रहना चाहिए सरकारी कार्यालय में या वैसे भी किसी भी कार्यालय में, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, कि वो अपनी बात सुगमता से मैथिली में रख सकें। उसके अलावा जैसे एक बहुत अच्छा दिया गया कि क्लस्टर बनाएंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं विरोधाभास देख रहा हूँ कि क्लस्टर बनाएंगे, हम केंद्रीकरण कर रहे हैं इसमें। तो जबकि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सब जन जन तक पहुँचना चाहिए। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, सब जगह नहीं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन उसका लाभ जो है वो जन जन तक पहुँचे, वो विकेंद्रीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। मैथिली एक मिथिला के लिए प्रमुख मुद्दा है जिस पर बातें लगातार होती रही हैं। हमारे बीच ईशनाथ झा जी हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। मिथिला और मैथिली को लेकर के लगातार बहस करते रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से और विभिन्न धरना प्रदर्शन के माध्यम से। श्रीमान से हम जानना चाहेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की और बिहार सरकार का जो उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है मातृभाषा मैथिली को लेकर के, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मिथिला पर? किस तरह की चर्चाएं हैं? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि इतने वर्षों के अंतराल के बाद, 34 साल के बाद 1986 ईस्वी में शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद से उसमें कई परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की गई और अभी आकर के जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था हो और यह विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी जगहों पर ऐसी अवधारणा नहीं है कि मातृभाषा में कोई भी बच्चा सीखने की प्रक्रिया सहजता से ग्रहण कर सकता है, उसके सीखने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है अपनी मातृभाषा के माध्यम से। और ये मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारी अपनी मातृभाषा बहुत गौरवशाली भाषा रही है। सदियों का इसका इतिहास रहा है, इसके बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं
जिन्होंने इस भूमि को, इस संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। और इस भाषा, मैथिली भाषा की अपनी विशेषताएं हैं और यहाँ के लोग इस सरल, मीठी, सहज भाषा को बहुत बोधगम्य तरीके से बच्चे आसानी से सभी विषय पढ़ सकते हैं। पाठशाला में, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई शुरू करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की रह गई है। तो राज्य सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो इसे शीघ्र इस निर्णय का स्वागत करते हुए इस निर्णय के तहत जितनी आवश्यकताएं हैं, शिक्षकों की हो या भूमि या अन्य परिष्कृत सामग्रियों की, उनकी पुस्तकों की और विभिन्न तरह के शैक्षणिक उपकरणों की, उसकी व्यवस्था करके शीघ्र इसे धरातल पर उतारे, जिससे मैथिली भाषी करोड़ों लोग लाभान्वित ही नहीं, उपकृत भी होंगे। और यह हमारी संवैधानिक भाषा भी है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज भाषा है। और इस भाषा का यह पूर्ण अधिकार है कि यहाँ के बच्चे अपने भाषा में ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, आगे बढ़ सकें और क्षेत्र के साथ साथ देश का नाम ऊंचा कर सकें। मैथिली सिर्फ एक संवैधानिक भाषा ही नहीं, बहुत जीवंत भाषा है। इस जीवंतता को कायम रखने के लिए मैं आपको एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ कि मातृभाषा में ही हम सपना देखते हैं। सपना देखना एक नैसर्गिक काम है, हर जगह के लोग हर जगह सपना देखते हैं। और एक गर्भस्थ शिशु भी अपनी मातृभाषा में ही सपना देखता है और इस सपने को साकार करने के लिए वह बाद में सोता नहीं है, तो उस मातृभाषा में तो उसकी पढ़ाई एकदम आवश्यक है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। और शिक्षा नीति में और भी कई आमूलचूल बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को धरातल पर उतारने में कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन ये तो बहुत प्रतीक्षित आवश्यकता थी इस क्षेत्र की। इसके लिए साहित्यांगन के साथ साथ कई संगठनों ने, युवाओं ने, इस क्षेत्र के युवाओं ने, यहाँ तक कि वृद्ध लोगों ने भी इस आंदोलन में बहुत काम दिया। साहित्यांगन में एक स्लोगन चला था जो पाठशाला में मैथिली, उस पाठशाला में मैथिली के तहत हम लोगों ने बहुत जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। बहुत प्रखंड मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, हर जगह हम लोगों को साहित्यकार के साथ साथ आम जन का भी सहयोग मिला। सबको बधाई देते हुए मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार की इस विचारणीय बातों को तुरंत ध्यान में रखकर इसको तुरंत अमली जामा पहना करके मिथिलावासी को, मैथिली भाषी लोगों को और मिथिला के समस्त सभी लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग प्रकट करने में अपना योगदान दे और ये जल्दी से जल्दी कर सके तो राज्य सरकार भी इसकी भागी बनेगी। केंद्र सरकार तो अपना काम कर चुकी है। मैथिली के माध्यम से मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा हो, इस पर लगातार संघर्ष होता रहा है। उस संघर्ष में हिस्सेदार और शिक्षिका जो बखूबी जानती है, समझती है कि मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने से क्या क्या समस्याएं आती है बच्चों के बीच, तो हम शिक्षिका बबीता चौधरी जी एक आंदोलनी स्वभाव की महिला है और गृहिणी भी है, बच्चों को पढ़ाना जानती है घर से लेकर स्कूल तक। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने से क्या दिक्कतें आती हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों से भी रूबरू हो रही हूँ। मातृभाषा, मैथिली भाषा को मातृभाषा की संज्ञा दिया गया है और मातृभाषा का मतलब ही है माँ का भाषा, जिससे हम पलते, कूदते, दौड़ते हैं, इस भाषा का ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जब हम विद्यालय में जाते हैं तो फिर वहाँ पे पूर्ण रूप में इस भाषा को कट ऑफ कर दिया जाता है, जिससे अगर हम 7 साल तक मैथिली भाषा सीखे रहते हैं, उसमें पूर्ण रूप में दक्षता हासिल करने के कगार पे खड़े होते हैं और विद्यालय पे जाने पर हमारे बच्चों के सर
सर पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत आदि थोप दिया जाता है, जिससे ना तो हम हिंदी ठीक से सीख पाते हैं ना इंग्लिश, और जो हम मैथिली सीखे भी रहते हैं उसमें भी इंग्लिश की मात्रा, हिंदी की मात्रा सब घुसपैठ करके अपने इस मैथिली भाषा को भी पूर्ण रूप में मटियामेट कर देते हैं। हमारे बच्चे अगर मातृभाषा में सक्षम है तो सरकार को यह उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अष्टम सूची में शामिल होने के बाद हमें यह अधिकार है कि मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा के माध्यम से हमारे बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि हम आत्मिक रूप से अपने बच्चा से रूबरू हो सके, उन्हें वो चाहे कुछ बता सके जो वो घर पे देखते हैं, सुनते हैं, उससे जोड़कर हम उनके ज्ञान को विकसित कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार हर समय इस मातृभाषा का बाधक बनी हुई है। सरकार यह नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी बढ़ के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए, क्योंकि अगर हम उनके नींव को ही कमजोर कर देंगे तो हम उसके छिप से क्या आशा रख सकते हैं। इसीलिए सरकार को यह चाहिए कि जो हमारा मातृभाषा है उसमें शिक्षक, योग्य शिक्षक दें, क्योंकि एक शिक्षक इंग्लिश भी, हिंदी भी, उर्दू भी, संस्कृत भी और साथ साथ मैथिली नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कोई भी एक आदमी 10 भाषा में दक्ष या विद्वता हासिल नहीं कर सकता। यह सरकार का दायित्व है जो मैथिली भाषा में भी शिक्षक को विद्यालय में दे। बच्चों को जो परेशानी हो रही है, बच्चे को जो घर से में अलग भाषा, विद्यालय में अलग भाषा पढ़ाई जा रही है, जिससे बच्चा अकबका रहे हैं, उसे दूर किया जाए। और आज जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसमें केंद्र सरकार स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैं स्वागत करती हूँ ऐसे शिक्षा नीति को, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि मातृभाषा में बच्चों से संपर्क किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, तो जल्द से जल्द इसे बिहार में लागू किया जाए। सरकार अगर चाहती है कि बच्चों में शिक्षा हो, सिर्फ विभिन्न तरह के दावे देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर सच में सरकार शिक्षा में विकास चाहती है तो फिर हमारे मैथिली भाषा को भी उचित स्थान दे, सुविधा दे, हर सुख सुविधा दे, जिससे हम अपने बच्चा को अपनी मातृभाषा में दक्ष बना सके। सूची के बाद नीतीश कुमार जी मैथिली को उपेक्षित बनाए रखे, उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखते रहे, तो ये नई शिक्षा नीति जो है उसको लागू करने में आनाकानी करेंगे। नीतीश कुमार को निश्चित रूप से हमारे मैथिली भाषा के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार किए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी परिस्थिति में इसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा नीति पूरे देश में एक नियम लागू किया गया है, एक पाठ्यक्रम। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार इस तरह का नियम लागू करेंगे तो इसके विरुद्ध बच्चा और हर एक गृहिणी खड़ा होगी, जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति पर बहस का सिलसिला जारी है। जगह जगह इस बात को लेकर के प्रशंसा हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। खास करके मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की बातें जो आ रही हैं वो निश्चित रूप से स्वागतीय है, स्वागत योग्य है। तो हम लोग चूंकि मिथिला से जुड़े हुए हैं, मैथिली से जुड़े हुए हैं, तो मिथिला क्षेत्र में भी मैथिली में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई होगी, इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त हुए हैं। तो यहाँ पूर्व से ही जो आंदोलन चलता रहा है, मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से पढ़ाई को लेकर के सरकार से मांग होती रही है, तो साहित्यागन के साथ अयाची नगर युवा संगठन के लोग, सक्रिय लोग काम करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल जी, जो इस आंदोलन के एक प्रमुख हिस्सा हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रसंग में। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के तहत साहित्यागन के बैनर तले पिछले कई वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसके तहत हम लोग को एक ताकत प्रदान हुआ है। प्राथमिक शिक्षा में मैथिली लागू हो, इसके लिए साहित्यागन के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रखंडों में धरना के साथ साथ पदयात्रा भी करते आ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में मैथिली को लागू किया जाए, इसके लिए हम लोग भारत सरकार से तो अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है, तो बिहार सरकार को भी अब निश्चित रूप से इसे उपेक्षित भाव से नहीं देखना चाहिए और निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा में मैथिली का स्थान देना चाहिए।
भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे बीच हैं इलाके के सुविख्यात सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश कुमार मिश्रा जी। शिक्षा क्षेत्र में इनका अपना योगदान है। विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न जिला में जाकर के लगातार ये काम करते रहे हैं। हमारे झंझारपुर मधुबनी इलाके में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम जानना चाहेंगे मुकेश जी से कि जिस तरीके से सरकार मैथिली के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अभी तक रखते आया है, क्या लगता है ये नई शिक्षा नीति आने के बाद कितना देर करेगी यह सरकार? नमस्कार। चौथा स्तंभ का शुक्रिया कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे मौका दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति ऐसा मैथिली के लिए या किसी भी एक मातृभाषा के रूप में देखें तो उसकी समस्याओं को खत्म कर दी है। अब हमें 5 सालों तक अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। देखना ये है कि बिहार सरकार मैथिली को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। अब हमें उस दिशा में काम करना होगा कि बिहार सरकार इसे मातृभाषा के रूप में स्वीकार करेगी। वैसे भी हम लोगों की यहाँ कहावत है कि 3 योजन पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा मानना है कि हर जिला या 30-40 किलोमीटर की दूरी पर जो रीजनल लैंग्वेज है उसके कोई शिक्षक स्कूल में हो। पढ़ाना या नहीं पढ़ाना ये गार्जियन का और बच्चों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर शिक्षक रहेंगे तो कम से कम उस भाषा के लिए कंटेंट तैयार होगा, ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध होंगे। जो दीक्षा ऐप आजकल बहुत बढ़िया केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है और सभी शिक्षक उसको देख करके पढ़ा सकते हैं। अगर वो खुद नहीं भी जानते हैं तो भी उसे देख करके बहुत सारा लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। आपका कहना मतलब मिथिला क्षेत्र में जो बोलियां हैं, अंगिका हो, बज्जिका हो, सुरजापाली हो, उन भाषाओं में भी, उन बोलियों में भी पढ़ाई हो उस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, हमें सभी बोलियों का बराबर सम्मान देना होगा। मैथिली ही क्यों, तभी एक संस्कृति का भी उत्थान तभी है जब हम समावेशी होकर चलें। और इस रिपोर्ट में ये एक पहला ही मिशन स्टेटमेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हमें रिस्पेक्ट करना है हमारी विविधता का, और उसमें जो एकात्मता है उसमें तो विविधता है। सभी भाषाओं को हमें आदर करना होगा, सभी भाषाओं को हम पढ़ेंगे। और अगर बचपन में हमने वो कुछ पढ़ा है, आवाज़ पढ़ा है, तो उसे तो कभी हम भूलने वाले हैं नहीं। तो इस लिहाज से ये पॉलिसी बहुत अच्छी प्रोविज़न लेकर आई है और मातृभाषाओं और रीजनल भाषाओं का काफ़ी विकास हुआ, ऐसा मेरा मानना है। आपके कथनानुसार नीतीश कुमार जी बहुत देर नहीं कर पाएंगे इस मामले में? हाँ बिल्कुल, उन्हें देर करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार हों या कोई भी कुमार हों, जो भी सत्ता में बैठे हुए हों। हर स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके अपनी भाषाओं के विकास के लिए मातृभाषा के रूप में सभी रीजनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वैसे भी मैथिली जो है, अभी 2011 में बात करें तो बिहार की 8.5 करोड़ आबादी में लगभग 1.5 करोड़ मैथिली थे। मैथिली भाषा उन्होंने कहा कि मैं मैथिली भाषी हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा लैंग्वेज है, ये कैसे पीछे रह सकता है? यूँ तो जिसका जितना क्षेत्रफल है मैथिली का, उस हिसाब से तो 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास मैथिली भाषी हैं। तो जो जिन्होंने सर्वेक्षण में लिखा है वो 1.5 करोड़ के करीब है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मैथिली भाषाई स्तर पर जो पढ़ाई है, विभिन्न भाषाओं में जो पढ़ाई है, एक संस्थागत व्यक्ति, संस्था से जुड़े लोग आखिर इसमें किस तरह सहायक हो सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। अभी तक जो निजी संस्थाएं हैं उसके लिए सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता था, लेकिन इस पॉलिसी में ही उन्होंने कह दिया है कि हम इन चीज़ों को, शिक्षा को लेने के लिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सहायता लेंगे और इसके थ्रू वो फैलाना चाहते हैं प्रसार। यहाँ एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है कि उनके संसाधन, सरकारी संसाधन, स्कूल या और जो लैब है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, रिसोर्स पूलिंग होगी, वहाँ पर शिक्षक रहेंगे और उनकी बातों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए या जो लाभान्वित हैं उनको तक पहुंचाने के लिए वो एनजीओ का सहायता लेंगे। तो जो एनजीओ सेक्टर में काम करने वाले हैं वो भी अपनी कमर कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मौका भी आने वाला है, बहुत बड़ा काम भी रहेगा और कुछ कर दिखाने के लिए, अपनी भाषा के लिए कुछ कर दिखाने के लिए मौका भी मिलेगा। बशर्ते कि एनजीओ वाले लोग जिस
तरह बदनाम है वो अपना ईमान बचा के चले, शिक्षा का मामला है। देखिए, बदनाम तो सब है, जो काम करेंगे वो बदनाम होंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह है, सब चीज़ें होती रहती हैं। उसे लेकर के हम एक सकारात्मक ढंग से सोचें, मौका आ रहे हैं, हम कुछ कर दिखाएंगे। ईमानदार संस्थाएं आगे बढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का उनके पास अवसर है। बिल्कुल। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर के परतों पर हमने प्रयास किया कि अब तक बात खुलकर सामने आए। मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई हो सकेगा मिथिला में, नहीं हो सकेगा, कैसे होगा, इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई और इसमें सहयोग देने के लिए हमारे स्टूडियो में आकर के सहयोग देने के लिए समाजवादी चिंतक राजदेव रमन मंडल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रोफेसर ईशनाथ झा जी का सहयोग काफ़ी बढ़िया रहा, उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पुनर्नवा के मुख्य ट्रस्टी प्रदीप कुमार झा जी और आयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल जी, साथ ही शिक्षिका बबीता चौरसिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई मुकेश कुमार मिश्रा जी का सहयोग इस मुद्दे पर काफ़ी सराहनीय रहा। मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे।